झारखंड बोर्ड के छठी कक्षा का विज्ञान का चैप्टर 2 लेकर के आए हैं जिसका हेडिंग है जल। तो इस चैप्टर में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो एक एक करके जो मुख्य मुख्य बिंदु है वही हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। पूरा डिटेल पढ़ने के लिए आप चाहें तो किताब भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पर हमने लिख करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है वो ये कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आप तमाम बच्चों को पता ही होगा कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नदी से हो गया, तालाब से हो गया, चापानल से हो गया, इसके अतिरिक्त कुआं से हो गया, महासागर से हो गया। इन सबों से हमें जो है वो जल प्राप्त होता है। मतलब जल का स्रोत पूछा जा रहा है, तो जल हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है वो सारे जगहों का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये आप तमाम बच्चे इसको भी लिख पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जितने भी जल हैं, अभी हमने जितने भी नाम लिखे हुए थे, समुद्र से, तालाब से, कुआं से, चापानल से, तो इसमें जो पाए जाने वाला जल है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक लवणीय जल, लवणीय का मतलब होता है नमकीन, लवण मतलब नमक, तो लवणीय जल का मतलब नमकीन जल, और अलवणीय जल का मतलब जो नमकीन नहीं है, मतलब मीठा जल। तो लवणीय जल जो है वो सागर में पाया जाता है या महासागर में पाया जाता है, जिसको खारा पानी भी कहते हैं या नमकीन जल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को लवणीय जल कहा जाता है। और अलवणीय जल जो है वो नदी, तालाब, कुआं, चापाकल, इन सबों में हम लोग जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अलवणीय जल होता है। ठीक इसी प्रकार से अगला जो है क्वेश्चन वो ये है कि पृथ्वी पर कितना भाग पानी है। अगर आप पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी पर जो है वो 66% पानी है, मतलब 2/3 भाग पर पानी है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, पृथ्वी का 3 भाग कीजिए, उसमें से 2 भाग में पानी है और 1 भाग में जमीन है जिस पर हम सभी जीव जंतु रहते हैं। अगला जो है वो है जल चक्र। जल चक्र किसको बोलते हैं? तो जल चक्र के लिए जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं। पृथ्वी पर जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। और यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो है वो समुद्र है, समुद्र से जो है वो जब ये पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद ये भाप के रूप में ऊपर जब उठेगा तो ऊपर में जाने पर ये संघनित हो जाएगा। ऊपर में तापमान कम होगा तो संघनित हो जाएगा, मतलब फिर से वो जो है वो जम जाएगा और फिर से जो है वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिरेगा और फिर नदियों तालाबों से होते हुए फिर समंदर में जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रक्रियाएं वो चलते रहती हैं। मतलब पानी गर्म होता है, ये भाप बन करके ऊपर जाता है, या फिर पेड़ पौधा भी जो पानी लेता है उसमें से कुछ जो पानी बच जाता है उसको पेड़ पौधा भाप के रूप में बदल देते हैं और ये चल जाते हैं ऊपर, बादल बनते हैं और फिर बादल बारिश के रूप में ज़मीन पर आती है, फिर नदियों तालाबों के माध्यम से फिर से समंदर में पहुंच जाता है। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो एक चक्र चल रहा है, इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। अगला जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधा भी जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उसको भाप के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि पेड़ पौधों के इस्तेमाल के बाद अतिरिक्त जल बच जाता है, उसे वह वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्या है, पेड़ पौधे को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी का इस्तेमाल वो कर लेते हैं और शेष जो पानी बच जाता है उसको भाप के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला जो है वो है बादल। बादल क्या है? तो देखिए वायु ऊपर उठ करके ठंडी हो जाती है और इसमें जो जलवाष्प होता है वो जल की सूक्ष्म बूंदें अर्थात जल कणिका के रूप में बदल जाती है और यही जल कणिकाएं वायु में तैरती है और हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसे सोचिए कि हमारे वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जलवाष्प भी है, मतलब भाप भी है। और अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया कि पानी का सतह, ऊपरी सतह जब गर्म होता है तो वो भाप बन करके ऊपर जाता है।
पेड़ पौधे भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये सारा भाप जो है वो वायुमंडल में मिल जाता है, वायु में मिल जाता है। यही जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पर ऊपर में क्या होता है, तापमान कम होता है। तो ऊपर जाने पर वो भाप जो है वो धीरे धीरे जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिनको जल कणिका कहते हैं। और यही जल कणिका तैरती है और हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ती है। अगला है कि वर्षा क्या है। ठीक है, वर्षा के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि जब जल कणिकाएं, जो अभी हमने बताया कि बादल जो है वो जल कणिकाओं का ही बना हुआ होता है। तो जल कणिकाएं जब एक साथ एकत्रित हो जाती है तो फिर बड़ी जल की बूंदों का निर्माण करती है। और यही बड़ी जल की बूंदें वायुमंडल में भारी होकर के नीचे गिरने लगती है जमीन पर। और इसी जल की जो गिरती हुई बूंद है, इसी को हम लोग वर्षा कहते हैं या बारिश कहते हैं। तो जल कणिकाएं एकत्रित होकर के बड़ी जल की बूंदों का निर्माण करती है और इस प्रकार बड़ी जल की बूंदें वायुमंडल में भारी होकर के नीचे जमीन पर गिरने लगती है और इन गिरती हुई जल की बूंदों को वर्षा कहा जाता है। अगला है भौम जल क्या है। भौम जल, ठीक है, जमीन के अंदर में जो जल पाया जाता है उसको भौम जल कहते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में बोरिंग कराते हैं, बोरवेल कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि जमीन के अंदर का पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है चापानल के द्वारा। तो जमीन के अंदर में जो जल पाया जाता है, जिसको आप चापानल से बाहर निकालते हैं, उस पानी को भौम जल कहा जाता है। और इसके बाद अगला जो है वो है वर्षा जल संग्रहण। देखिए, बारिश के जल का संग्रहण करना ज़रूरी है क्योंकि अब जो है जल की किल्लत होने लगी है, जल की कमी होने लगी है हमारे समाज में, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा कल कारखाने फैक्ट्री बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से पानी ज़्यादा मात्रा में लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसीलिए अब पानी की कमी होने लगी है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पानी को बचाना होगा और पानी बचाने में वर्षा जल को भी बचाना होगा। तो वर्षा का जल बचाने के लिए ही जो तकनीक है उसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा के जल को बाद में इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित करके रखना, बचा करके रखना, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। बारिश के पानी को हम लोग कैसे बचा करके रख सकते हैं, इसी को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ आता है, छत वर्षा जल संग्रहण। मतलब आपके घर के छत पर बारिश होती है, पूरा का पूरा पानी जो है वो बह करके बाहर निकल जाता है। हमें एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे उस पानी को हम लोग बचा करके रख सकें। यानी छत, जैसे बारिश हुआ छत पर, उससे जितना भी पानी गिरता है नीचे, उसको नीचे मतलब बर्बाद ना होने दिया जाए, उसको कहीं जमा करके रख लिया जाए। इसी को कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। तो छत पर होने वाली वर्षा के जल को जमीन के नीचे एक टंकी बना करके उसमें जमा करना, इसको छत वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए एक फिगर में, जैसे छत पर जितनी भी बारिश हुआ तो इस पानी को इधर इधर उधर बर्बाद नहीं होने दिया गया। इसको यहाँ पर देखिए एक जो पाइप दिखाई पड़ रहा है, इस पाइप के द्वारा घर के बगल में ही एक ऐसे करके नीचे में गड्ढा बनाया हुआ है, बड़ा सा टैंक बनाया हुआ है और जितना पानी यहाँ पर हुआ, जितना बारिश यहाँ हुआ, उसको ले जा करके इसमें जमा कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो जितना भी छत पर बारिश हुआ वो सारा का सारा जल जो है उसको यहाँ पर संग्रहित कर दिया गया। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा जल संग्रहण करने से क्या होगा कि ये वाला पानी को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, तब पी पाएंगे। नहीं तो नॉर्मल साधारण किसी कार्यों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इससे क्या होगा कि इससे ज़मीन में भी जो है वो पानी की मात्रा बढ़ेगी, यानी भूम जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अब धीरे धीरे छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में, हमारे बीच में जल की कमी ना हो। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए।
हमारे भार का 65% भाग जो है वो जल होता है। मतलब ऐसे सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो 65 किलो उसके अंदर में पानी ही है। उस व्यक्ति का जो ओरिजिनल वजन है वो 35 किलो ही है। 65 किलो जो है वो पानी ही है। 65% भाग जो होता है वो मनुष्य के भार का वो जल होता है। दूसरा, मनुष्य जो है वो बिना पानी के 6 दिनों तक रह सकता है, वो भी तड़प तड़प करके। मतलब आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप पूरा एकदम तड़पने लगिएगा, तड़प तड़प के 6 दिनों तक आप जीवित रह सकते हैं। ऐसे तो 1 से 2 दिनों में ही स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन 6 दिनों तक आप किसी प्रकार से जिंदा रह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो चैप्टर के आखिर में दिया गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है। बादल बनने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन और ऊर्ध्वपातन। देखो, बादल के बनने में जो है जो प्रक्रिया होती है वो होती है संघनन की। ठीक है, ऊपर में जाकर के वो संघनन होता है। तो मतलब जैसे यहाँ से वाष्प बन करके ऊपर में गया और ऊपर में जाकर के छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाया, तो संघनन के कारण से जो है वो बादल बनता है। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? बाढ़, बाढ़ मतलब आपको पता ही होगा, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो घर द्वार सब डूबने लगता है, उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ आने पर जान माल की क्षति होती है, मिट्टी का अपरदन होता है, बीमारियां कम होती हैं और पेयजल दूषित होता है। इनमें से कौन नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर। बीमारी कम नहीं होती है बल्कि बाढ़ आने पर बीमारी बढ़ती है। जान माल का नुकसान तो होता ही है, मिट्टी अपरदन मतलब मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है बह करके, ये तो होता ही है। पेयजल, पीने वाला पानी तो दूषित हो ही जाता है, आपका जितना भी कुआं है सब में पानी घुस जाता है, बाढ़ वाला चापानल में पानी घुस जाता है। और बीमारियां भी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब पानी से पूरा का पूरा जो है वो सब चीज गल जाता है, सड़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पर बोला है कि बाढ़ से संबंधित कौन नहीं है, तो ग नंबर। बीमारी कम नहीं होता है बल्कि बीमारी बढ़ती है। कुछ और भी क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जल जब भाप में बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन। देखिए यहाँ वाष्पन जो लिखा हुआ था वो वही है, जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कुओं में जल की आपूर्ति किससे होती है? कुओं में जल की आपूर्ति किससे होती है? भौम जल से। कुआं जब हम लोग खोदते हैं तो जमीन के अंदर का जो जल है ना, उसी से जो है वो कुएं में जल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भौम जल। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अभी हम दिखाए हुए भी थे कि पेड़ पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है उसको वो वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। तो पेड़ पौधों में वाष्पन के द्वारा जो जल की क्षति होती है इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब वेट कीजिए चैप्टर नंबर 3 का, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। धन्यवाद।